Hello everyone, I am Radhika Marwa. In the last sessions, we have done the solutions of the JEE Mains of the 29th January. Both the shifts we have done, and thank you so much for your response. In the today's session, beta, we are going to discuss the 24th Jan paper. Okay. Now in this paper, this is a beta shift 1 paper. This is a 24th Jan shift 1 paper. तो चलिए let's start the solution of this paper. Now what is the first question? First question में what was given? There were the two statements given. The one is noradrenaline is a one of the neuron transmitters, and the second is the deficiency of this causes the depression. Okay. अब देखो नोराड्रेनालाइन ये न्यूरॉन ट्रांसमीटर है एज वेल एज ये एक आपके पास हार्मोन भी है और ये क्या काम करता है? इट हेल्प्स टू ट्रांसमिट द सिग्नल टू द सेल. ओके. एंड होता क्या है ना बेटा, एक्चुअली इसमें अगर हमारी बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है ना तो इसकी सिग्नल सेंडिंग जो यू कैन से टेंडेंसी है, कैपेसिटी है, वो कम हो जाती है, जिससे मूड चेंज होता है. काफी सारी इसकी डेफिशिएंसी से, जैसे वैसे इसमें पूछा क्या हुआ था, उसने डिप्रेशन बोला हुआ है कि इस डेफिशिएंसी कॉजेज द डिप्रेशन. देखो इससे क्या क्या हो सकता है. द डेफिशिएंसी कैन कॉज एंजाइटी, डिप्रेशन कैन बी देयर. इससे स्लीपिंग डिसऑर्डर या स्लीपिंग प्रॉब्लम हो सकती है. इससे लो बीपी का इशू हो सकता है, हेडेक हो सकता है. ओके. एंड द लो ब्लड शुगर भी हो सकता है. और इन्हीं में से हमारे पास एक ऑप्शन दिया हुआ था. देखो स्टेटमेंट 2 में पहला उसने दिया है कि इट इज अ न्यूरॉन ट्रांसमीटर. यस, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू, इट इज अ न्यूरॉन ट्रांसमीटर. एंड द डेफिशिएंसी ऑफ नोराड्रेनालाइन कॉज द डिप्रेशन. यस, इट कैन कॉज द डिप्रेशन. अच्छा, इसका अगर हाई लेवल हो जाए, अगर इसका, ये तो इसकी डेफिशिएंसी हो गई ना, अगर इसका हाई लेवल हो जाए देन व्हाट कैन बी देयर. यहाँ पे लो बीपी है, यहाँ पे हाई बीपी कैन बी देयर. एंड द सेकेंड इज इसमें थोड़ा रैपिड हार्ट बीट हो जाती है. रैपिड हार्ट बीट कैन बी देयर. एंड देन इसमें कोल्ड पेल स्किन हो जाती है. ठीक है. तो ये इसकी अगर एक्सेस ऑफ, इसमें भी सीवियर हेडेक होता है. एंड वन मोर थिंग, इसके हाई लेवल से स्वेटिंग भी काफी होती है. ओके. और ये जो आपके पास है न्यूरॉन ट्रांसमीटर, ये एक्चुअली में इसका जब लेवल लो हो जाता है तो मूड चेंज हो जाता है. मूड चेंज से सिग्नल सेंड करने की टेंडेंसी उसकी कम हो जाती है, जिससे डिप्रेशन आ जाता है. ओके. तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. यस, इट इज अ न्यूरॉन ट्रांसमीटर. एंड द स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट. इट इज अ deficiency, means the low level of this can cause the depression. So that means which will be the correct option? The correct option would be the 1, in which it is being said the statement 1 and the statement 2 both are correct. Okay. So let's move toward the question number 2. Beta, in the question number 2 he is asking for the cation gives the bright red color with the dimethyl glyoxine. Which is that cation? क्वेश्चन बहुत आसान था. कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी हम इसको पढ़ते हैं. आपके ये सॉल्ट एनालिसिस का भी पार्ट है. देखो इसमें इसके हम नॉट ओनली आई विल एक्सप्लेन यू द नेम ऑफ अ कैटायन, आई विल एक्सप्लेन यू कि इसमें और क्या क्या पूछा जा सकता था. इसकी ज्योमेट्री, इसकी हाइब्रिडाइजेशन, इसमें कितने पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डाइपोल मूवमेंट, दिस एंड दैट. चलो इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो बेटा है क्या ये डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइन. ओके. इसको हम DMG भी लिखते हैं. ओके. और जब ये एज अ लिगेंड प्रेजेंट होते हैं तो दिस इज डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो. अब ये मेटो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग दैट इट इज हैविंग द नेगेटिव चार्ज. ओके.
तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दिस इज DMG -1. And one more thing, this is a SFL. What is the nature of this? SFL. क्या होता है बेटा SFL? SFL is a strong field ligand. This is a strong field ligand. Now let's see the structure. This is the structure of DMG and OH and O negative. Okay, so this is a DMG. Now the question is कि ये किसकी आपकी क्वालिटेटिव एस्टिमेशन के लिए यूज होता है और जिसमें ब्राइट रेड कलर की वो बात कर रहा है, ठीक है, ब्राइट रेड कलर लिखा हो इसमें, और कौन सा मेटल इसमें यूज होगा, तो द करेक्ट आंसर इज अ निकल. सी हाउ इट इज कंबाइनिंग विद द निकल. जब ये निकल के साथ कंबाइन करता है तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा CH3C, ठीक है. अब देखो मैंने क्या किया है, ये वाला जो हाइड्रोजन था इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा इसका, ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव है इसके साथ दूसरे वाले ग्रुप का इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा और यहाँ पे CH3 रहेगा. अब देखो डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन. नाइट्रोजन विल डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द निकल. तो ये आपके पास बन जाएगा. कैसा कॉम्प्लेक्स बन गया बेटे? निकल DMG ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स बन गया. अब DMG पे कितना चार्ज है? -1. तो क्या चार्ज हो जाएगा निकल पे? +2. और इसका कौन सा कलर है? दिस इज हैविंग द रेड कलर. ओके, तो ये तो हो गया कि दिस इज द यूज्ड फॉर द क्वालिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ अ निकल. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, अब इस बार इसने ये पूछा है कि ये किसकी कौन सा कैटायन है जो इस कलर का कॉम्प्लेक्स देता है. थोड़ा सा इसकी स्ट्रक्चर भी पढ़ लेते हैं, इसको देख लेते हैं. देखो हमारे पास क्या था बेटा? NiDMG twice, and we have learned that कि this is a strong field ligand. So if this is a strong field ligand, so that means it will cause the pairing of electron. Let's check it out. Now what is the electronic configuration of the nickel? Nickel is having the atomic number 28. Electronic configuration is 3d8 and the 4s2. Okay, now what is the oxidation state of the nickel here? This is a +2, so this is 3d8. Now 3d8 is the electronic configuration of the nickel +2 ion. और निकल +2 इसके साथ कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा? दैट इज अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स. निकल प्लेटिनम पैलेडियम ये कैसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं? दैट आर द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, अगर आपके पास कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं इसमें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में. इफ दिस इज अ स्क्वायर प्लेनर तो लेट्स राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस. व्हाट वी विल राइट? देखो इसको आप ऑक्टाहेड्रल से कन्वर्ट कर सकते हो स्क्वायर प्लेनर में. कैसे लिखते हैं? जब हम ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं तो हम इसको क्या लिखते हैं? दिस इज अ T2G एंड दिस इज अ EG. हाउ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स गेट्स कन्वर्टेड टू द स्क्वायर प्लेनर? कैसे होता है कि ऑक्टाहेड्रल में जो Z एक्सिस वाले लिगेंड्स हैं अगर उसको आप रिमूव कर दोगे तो देखो ये स्क्वायर प्लेनर में कन्वर्ट हो जाएगा. ये मैं आपको डायग्राम कैसे लर्न करनी है उसके बारे में बता रही हूँ. सी ओके, ये जो Z एक्सिस वाले लिगेंड है अगर आप इसको रिमूव कर दो तो आपके पास स्क्वायर प्लेनर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो कैसे लर्न कर सकते हो इसको? क्या क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? DXY, DYZ, DZX. दिस इज dx² minus y² and dz². अब क्या होगा बेटा? यू आर जस्ट रिमूविंग द Z एक्सिस लिगेंड. ओके, तो व्हेन यू आर रिमूविंग द Z एक्सिस लिगेंड तो दैट मींस Z एक्सिस में जो आपके पास मेटल के d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें रिपल्शंस कम हो जाएगा. ठीक है, रिपल्शंस कम हो जाएगा तो Z वाले ड्रॉप डाउन हो जाएंगे एनर्जी में. तो Z किस किस में है? DYZ, DZX. और यहाँ पे Z किस में है बेटा? दिस इज DZ². नाउ व्हाट्स लेफ्ट? तो किस में हाई एनर्जी हो जाएगा? दिस इज DXY एंड दिस इज DX² माइनस y². तो ये आपका हो गया डेल्टा SP स्क्वायर प्लेनर के बीच में कितनी स्प्लिटिंग है. तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वी आर हैविंग? वी आर हैविंग द टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स.
ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड 8. हियर वी विल नॉट मूव द 1 इलेक्ट्रॉन टू द dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. हम क्या करेंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन यहां पे करेंगे. अभी आप देख ही रहे हो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड था, तो इट हैज कॉज द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो सबसे पहले तो इफ ही इज आस्किंग अबाउट, आई एम जस्ट यूजिंग द रेड कलर. अगर वो पूछ रहा है बेटा इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अभी तो उसने कलर पूछा था कॉम्प्लेक्स का कि कौन सी मेटल की एस्टिमेशन के लिए आप डीएमजी को बनाते हो उसके साथ कॉम्प्लेक्स. तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी कौन सी हो गई, दैट इज DsP2, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर था. ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0. कॉम्प्लेक्स कैसी नेचर का है, डाया मैग्नेटिक इन नेचर. ओके, अब आप पूछोगे कि मैम आपको कैसे पता लगा कि ये स्क्वायर प्लेनर का था. तो आप इसके लिए वैसे तो वीबीटी से ज्यादा बेटर थियरी क्या है, आपको वीबीटी सफर्स फ्रॉम द लॉट्स ऑफ लिमिटेशंस, आपको CFT यूज करना है. अदरवाइज मैं आपको बता देती हूँ कि इसको आप कैसे कर सकते हो उससे चेक, अगर आपको ये पॉइंट नहीं भी पता है तो. दिस इज 3D8 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो दिस इज 3D8 बेटा, this is 4s and this is 4p. So here you can check DsP2 and the DsP2 is a square planar. Okay, so if he is asking for the hybridization, then this is DsP2. If he is asking for the number of unpaired electrons, 0. Number of unpaired electrons 0 mean to say dipole moment is 0. And one more thing, it is diamagnetic in nature. Okay जी, तो this is about the structure, geometry, hybridization and this everything about this. Now there must be the some question in your mind कि why this is showing the red color. What is the reason behind the color? अगर किसी भी complex का color होता है तो उसके लिए आप बोल देते हो कि इसमें unpaired electrons होंगे या D से D में transition हो गया होगा. Why this is giving the red color? Red color देता है कौन सी metal के साथ, nickel 2+ के साथ. This is correct. Okay. Now why it is colored? What is the reason behind the color? See, here there is not at all unpaired electrons in D. ठीक है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो गैप भी ज्यादा होगा, तो डी ट्रांजिशन तो पॉसिबल ही नहीं है. यहां से भी आप देख सकते हो. ओके, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, तो कैसे करोगे इसका कलर. इसका जो कलर होता है हेयर इन द लीगेंड, लीगेंड में आपने देखा था इन द लास्ट स्लाइड कि देयर वाज अ डबल बॉन्ड, दैट मींस पाई पाई स्टार तो है ही है उसमें. तो अलोंग विद द पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस इन द लीगेंड, इट इज इन्वॉल्व विद द MlCT. क्या मीनिंग होता है बेटा MlCT का, MlCT इज मेटल टू द लीगेंड, मेटल टू द लीगेंड चार्ज ट्रांसफर. So why the color? The color is not due to the DD transition. The color is along with the pi to pi star transitions in the ligand. It is due to the MlCT. Okay, metal to ligand charge transfer. अब ये क्या होता है इसमें कैसे देखते हैं. देखो बेटा कोई भी ligand हो, any of the ligand, that ligand can easily donate the, वो तो देता ही है ना मेटल को. अगर ligand है और मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने में इन्वॉल्व हो रहा है तो वो सिग्मा डोनर तो है ही है ना. तो ये तो सिग्मा बॉन्ड बन गया. नाउ इफ दैट लीगेंड इज हैविंग द पाई बॉन्ड और उसमें एम्प्टी पाई स्टार भी है, तो क्या होता है कि मेटल अपने फिल्ड डी इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिटल से इसके एम्प्टी पाई स्टार में शिफ्ट कर देता है. तो यहां पे आपका ये कौन सा बॉन्ड बन गया, पाई बॉन्ड बन गया. So this is called as a metal to ligand charge transfer. Okay, this is responsible for the color. And one more thing, जब आप इसको स्टडी करते हो ना, जब इसका कॉम्प्लेक्स देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, बेसिकली निकल क्लोराइड होता है. निकल क्लोराइड को जब DMG के साथ रिएक्ट किया जाता है तो इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है. तो जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में बेटा रिएक्शन होता है तो NiDMG ट्वाइस इसका कॉम्प्लेक्स बन गया. ठीक है, और साथ में रिलीज होता है अमोनियम क्लोराइड और वाटर. तो आपने क्या देखा बेटे, जब ये कॉम्प्लेक्सेशन हुआ तो ये कौन सी कंडीशन में हो रहा है, बेसिक कंडीशन में. तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई द बेसिक कंडीशंस आर रिक्वायर्ड. इसके लिए भी थोड़ा सा देख लेते हैं. What is the reason?
वाई बेसिक कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। जब इसके पीपीटी बनते हैं, जब इसका हम एस्टिमेशन करते हैं, उसके लिए बेसिक कंडीशंस क्यों होती हैं? उसका रीजन क्या होता है बेटा कि द फर्स्ट थिंग इज कि इन द एसिडिक कंडीशन H plus combines with the lone pair, combines with the LP। अपने पास क्या था, नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, लॉन पेयर के साथ वो कंबाइन कर देगा तो फिर वो मेटल को कैसे देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स। एंड द सेकेंड थिंग इज जो इस कॉम्प्लेक्स में देखा आपने, दो जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग है इसमें, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं हो पाएगी अगर एसिडिक कंडीशंस होंगी। ओके, इवन the hydrogen bonding will not possible in the acidic medium. So these are the reasons. So we have done the detailed discussion about this. Okay, first we have learned कि कौन सा cation है जिसकी estimation के लिए we are going to use the dimethyl glyoxime, that is a nickel। ठीक है जी, तो ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें निकल 4 नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है और इसका रेड कलर आता है। देन व्हाट वी हैड डन दैट कि हाइब्रिडाइजेशन इज DsP2, स्क्वायर प्लेनर इज अ ज्योमेट्री, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है बेटा, सो डाइपोल मूवमेंट भी 0 हो गई, डायामैग्नेटिक है और इसका कलर MlCt के कारण है along with the pi to pi star। And the one more thing is here acidic conditions हम इसमें अवॉइड करते हैं, बेसिक कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। और इसकी जो pH है वो नियर अबाउट 9 to 11 वाली रेंज में होती है जो इस कॉम्प्लेक्सेशन के लिए रिक्वायर्ड है। नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 3 it's given the 25 ml buffer solution is prepared by the mixing the acetic acid of the concentration 0.1 molar and the sodium acetate of the concentration 0.01 molar. Okay, now it is a buffer solution. कैसा buffer है? This is a acidic buffer. Okay, this is the acidic buffer. कैसे बनता है बेटा acidic buffer? Weak acid plus the salt of the weak acid with the strong base। और बफर सॉल्यूशन में इफ यू हैव टू कैलकुलेट द pH या pKa निकालना है तो आपके पास सबसे पहले क्या इक्वेशन दिमाग में आई होगी? pH के लिए एंडरसन्स इक्वेशन, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ओके, अब जो जो डाटा हमारे पास गिवन है लिख लेते हैं। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड 10 raised to power minus of 1। What is the concentration of salt beta? Concentration of salt here it is given as 10 raised to power minus of 2। Okay, and pH is also given, pH is 5 और हमें कैलकुलेट क्या करना है? We have to calculate the pKa। तो let's use this data। pH is equal to 5 pKa plus log of concentration of salt that is 10 raised to power minus of 2, concentration of acid that is 10 raised to power minus of 1। तो this is 5। कैलकुलेशन भी बहुत इजी थी, इसमें log of कितना आ जाएगा? 10 raised to power minus of 1। and how we are going to solve the beta 10 raised to power minus of 1? This is 5 pKa minus log of 10। okay, 5 pKa minus log 10 is minus 1। तो what is the answer of pKa? pKa is the 6। 6 would be the answer। ओके, तो यही हमसे पूछा हुआ था। अब कितने स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी आया था कि मैम फिर 25 ml क्यों दिया हुआ है? 25 ml जो टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का दिया हुआ है, बफर सॉल्यूशन का, जो दोनों को मिक्स करने से बनता है। देखो बेटा, अगर तो उसने बोला होता ना, हम क्या मान के चल रहे हैं? हम ये मान के चल रहे हैं कि इक्वल अमाउंट में दोनों हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप कैलकुलेट करोगे, दोनों को इक्वल अमाउंट में लेके कंसंट्रेशन कैलकुलेट करोगे तो उसमें कॉमन फैक्टर कैंसल आउट हो जाता है। हाँ, अगर उसने क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया होता कि दिस मच ml इज दिस
और दूसरे का कुछ अलग अमाउंट है, देन आपको कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना पड़ता, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे तो उसे बस सिंपल जो जो डाटा था आपके पास हमने लगाया एंड वी हैव कैलकुलेटेड। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4. In the question number 4, the number of the unpaired electrons on the cobalt in the complex ion. कौन सा आयन दे रखा है बेटे? COCl4 and the 2 negative. This is an ion. कोबाल्ट का क्लोरीन के साथ हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। उसने पूछा है नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं। तो कोबाल्ट के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा? +2. ओके, chlorine is -1. now cobalt is what beta? This is 3d7 and the 4s2 and the cobalt +2 is a 3d7. तो 3d7 electrons are there. अब Cl कैसा लिगेंड है? Cl नेगेटिव इज द वीक लिगेंड, ठीक है। वीक लिगेंड है तो आपके पास क्या होगा? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। देखो जरा ध्यान से, अगर इसमें मैं इलेक्ट्रॉन्स रखूं 7 तो कैसे रखे जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तो इसका मतलब है ये कैसी ज्योमेट्री बनेगी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। उसको 4 लिगेंड्स को डोनेट करने हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसमें ये D है और S और P हो जाएगा। बाकी हम इसको CFT से कर लेते हैं। टेट्राहेड्रल को कैसे लिखते हो? पहले E और T2। बाकी आपके पास ये जो डेल्टा T है आप लिखो कि फॉर द वीक लिगेंड Cl नेगेटिव क्या है? वीक लिगेंड। जो डेल्टा T होता है वो लेस देन होता है। किससे लेस देन होता है बेटा? पेयरिंग से। ये गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन क्या पसंद करेगा? इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करना T2 में ज्यादा उसके लिए बेनिफिशियल है। और आपके पास कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनेंगे बेटा? कॉम्प्लेक्सेस वुड बी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज E4 T2 3। तो ये आ गई जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पूछा क्या था जी? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो मैंने आपको पहले उससे भी बता दिया था। वैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे आपके पास? 3, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? देखो सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सॉल्व कर लेने हैं। अगर इसके बारे में पूछा जाता है हाइब्रिडाइजेशन sp3, ओके। अगर इसके बारे में पूछा जाता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो कि उसने पूछा ही है 3। कॉम्प्लेक्स कैसा गया अपना? पैरामैग्नेटिक। गॉट इट बेटा? तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4. लेट्स मूव अहेड इन द क्वेश्चन नंबर 5. He is asking about the magnetic moment of the metal ion is 3.87 bm. bm क्या है बेटा? bm is a unit of dipole moment, magnetic dipole moment, Bohr's magneton. Identify the metal ion. आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? मेटल आयन को आइडेंटिफाई करना है। चलिए देखते हैं क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। आई होप आप सभी ने कर लिया होगा। सबसे पहला कौन सा आयन है बेटे? वेनेडियम, ओके। कितना एटॉमिक नंबर होता है वेनेडियम का? 23। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 3d3 एंड द 4s2। अब देखो कितना चार्ज दिया उसने ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन में उसने पूछा था V3+, तो V3+ क्या हो गया? 3d3। 3d3 हो गया तो n कितना आ गया? n यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बी ऑप्शन में क्या था बेटे? क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, 3d5 and the 4s1। तो द क्रोमियम 3+ कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन आपको निकालने हैं इसमें से। वेनेडियम 3+ है। अच्छा वेनेडियम 3+ दिया हुआ है हमें, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2+। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं ना, तो 2 वहां से जाएंगे और 1 यहां से जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास? 2। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2। अब यहाँ पे कितने चले जाएंगे? यहाँ पे आ जाएगा 3। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3। उसके बाद क्या दिया हुआ है? मैग्नीज। मैग्नीज है 25। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 एंड द 4s2। तो मैग्नीज 2+ क्या हो गया बेटे? दिस इज 3d5 और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5। एंड द लास्ट वन इज D इज द टाइटेनियम, स्कैंडियम टाइटेनियम। टाइटेनियम के केस में क्या हो जाएगा? 3d2 एंड द 4s2।
तो टाइटेनियम 2+ इज अ 3d2 n इज इक्वल टू 2। ये तो मैंने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बेटा आप डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे? सी डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ n इंटू n+2 bm। bm here stands for the बोहर्स मैग्नेटॉन, मैंने पहले भी बताया आपको। अब क्या होता है ना बेटा, अब आपको लगेगा कि इतने सारी कैलकुलेशन करेंगे फिर डाइपोल मोमेंट करेंगे, कैलकुलेट और कैसे होगा? देखो बहुत सिंपल सा ट्रिक है इसमें, जितने किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी डाइपोल मोमेंट उतने पॉइंट आएगी। और यहाँ पे n क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, तो देखो इसमें फर्स्ट वाले केस में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2, तो उसकी डाइपोल मोमेंट 2 पॉइंट कुछ आएगी। ठीक है, नेक्स्ट में 3, फिर 5, फिर 2 अगेन। अब हमारे पास क्या पूछा हुआ है उसने पूछा हुआ है 3 पॉइंट समथिंग। तो अगर n3 रहा होगा तो म्यू क्या आएगा? 3.87 bm। ठीक है जी, और वो किस केस में है आपके पास? डाइपोल मोमेंट 3.87 और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, दैट इज अ क्रोमियम 3+। तो दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी। आप बेटा जो भी कोई क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं उसका फॉर्मूला लिख लिया करो, उसका सॉल्यूशन लिख लिया करो, सो दैट वो क्वेश्चन जो रिपीट हो कभी तो आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इट इज सेइंग द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फ्रियॉन्स इज। फ्रियॉन्स क्या होते हैं? बड़ा इजी क्वेश्चन आया था ये। CF2Cl2 दिस इज अ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्या आ गया इसका? बी। बाकी भी ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं। टॉक्सिक, ये एक्चुअली में टॉक्सिक होते ही नहीं है, दे आर नॉट एट ऑल टॉक्सिक। फ्लेमेबल, ये इनफ्लेमेबल होते हैं। दे आर यूज्ड एज अ कैंसर मेडिसिन, नॉट एट ऑल। तो दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन वुड बी 6। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा जी सॉल्यूशन से था, क्या दिया हुआ है? द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या कह रहा है वो? मान लो कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, वो कह रहा है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को उसमें कम करते हैं। अब देखो जब हम इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है? डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TFS। ये क्या होता है बेटा? ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ओके जी, और ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाता है। जैसे मान लो मेरे पास वाटर है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम क्या करेंगे, इसमें अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा वाटर का? यानी कि जब सॉल्यूशन जो बन गया जिसमें सॉल्वेंट ऑफ वाटर है नेगेटिव में आएगा, कम आएगा। ठीक है, ये आपको पता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। अब इस क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन की। देखो क्या आएगा फिर? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो गया आपके पास? अगर आप इसको इधर लाते हो, दिस इज TF नॉट माइनस डेल्टा TF। ये हो गया एक्सप्रेशन। अब बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है इसमें? इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। और जो ये अपने पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना डेल्टा TF, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोलालिटी के। और मोलालिटी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ द पार्टिकल्स पे। ठीक है ना। अब देखो, अब डेल्टा TF डायरेक्टली रिलेट करता है अमाउंट ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से। वो क्या कह रहा है? डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो जब डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा तो डेल्टा TF क्या होगा? कम हो जाएगा। अब डेल्टा TF के कम होने से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा? बढ़ेगा। जबकि उसने क्वेश्चन में क्या दे रखा है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। आप इसमें लिख सकते हो कि एज द M इंक्रीजेस डेल्टा TF क्या हो गया? दैट
डिक्रीजेस, डेल्टा टीएफ डिक्रीज हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो भैया रॉन्ग हो गई। सेकंड क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ द सॉल्वेंट, एब्सोल्युटली ट्रू, वो तो हम पहले ही बता चुके हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ द सॉल्वेंट, बिल्कुल सही। अब देखिए कौन सी ऑप्शन हो जाएगी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट द स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, या स्टेटमेंट 1 ये वाली हो जाएगी ना, सी ऑप्शन, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट द स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बेरिलियम के ऑक्साइड में जब हम हाइड्रोजन फ्लोराइड ऐड करते हैं किसकी प्रेजेंस में, अमोनिया की प्रेजेंस में, तो कुछ ए बनता है, ओके, कुछ ए बनता है, और वो जो ए है वो उसके बाद हीट करने पे किसमें ब्रेकअप हो जाता है, डिकम्पोज होके, थर्मल डिकम्पोजिशन होता है इसमें, BeF2 देता है और अमोनियम फ्लोराइड, यानी कि बेरिलियम का फ्लोराइड और अमोनियम फ्लोराइड। अब हमें क्या देखना है, हमें ए देखना है कि पहले क्या बनता था। देखो ये क्वेश्चन इतना आसान था ना, आप ऑप्शन से भी कर लेते। हमें क्या करना है, हमें ये वाली चीजें बनानी है किसी को थर्मली डिकम्पोज करके। तो पहला ऑप्शन कभी हो सकता है भाई, जिस चीजों में ये टूट रहा उसमें होनी तो चाहिए ना वो, इसमें तो बेरिलियम फ्लोरीन कुछ है ही नहीं है, तो ए ऑप्शन तो कभी भी नहीं हो सकता। अब बिल्कुल डी ऑप्शन से देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन क्या था, ये है। अब आप खुद बताओ बेटा कि इसमें क्या हो जाएगा, दिस इज, इसमें ये +1 है, ये -2 है, क्या ये आपके पास बेरिलियम बना सकता है, BeF6 बना सकता है, नहीं बना सकता, 6 वैलेंसी ये कभी शो ही नहीं कर सकता, तो डी ऑप्शन नहीं हो सकता। गॉट इट और नॉट। सी में देखो ये दिया हुआ था, इसको भी आप देखते ही बता सकते हो, क्या क्या वैलेंसी शो कर सकता है बेरिलियम, 2 या 4, ठीक है। इसमें भी वही गेम है, दिस इज +1 एंड दिस इज -2, तो ये फॉर्म नहीं हो सकता, ये फॉर्म नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी और डी दोनों नहीं हो सकते, तो बी एक ऑप्शन बचा आपके पास। तो इसका मतलब है जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें क्या दिया हुआ था, BeF4 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये एक्चुअली में NH4 प्लस BeF4 2 नेगेटिव, यस, बेरिलियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 4 तक अपनी वैलेंसी एक्सटेंड कर सकता है, तो दैट मींस ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका बी। तो ये वाला कंपाउंड क्या था, दैट कंपाउंड इज अ ए। तो बड़े आप वैलेंसी से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देके आराम से ये कर सकते थे क्वेश्चन, नॉट एट ऑल टफ। क्वेश्चन नंबर 9, in the question number 9 you have to just match the list। लिस्ट में सबसे पहले क्या दिया हुआ है जी, सोडा ऐश दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, क्लोरोफिल दिया हुआ है, थर्ड में क्या दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग, गॉट इट जी, एंड द डी इज अ टूथपेस्ट। सारी ऑप्शंस आसान थी, इसके केमिकल से, इसको केमिकल फॉर्मूला से मैच करना है। सोडा ऐश क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। क्लोरोफिल के क्या होता है, किसमें कौन से आयंस है बेटा, इसमें मैग्नीशियम, सबको पता है। व्हाइट वॉशिंग में क्या है, तो ये भी बड़ा इजी आया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। टूथपेस्ट में क्या होता है, फ्लोराइड होता है, NaF, हैलाइड की प्रेजेंस होती है, सॉल्ट होता है, ठीक है जी। तो देख लेते हैं, सोडा ऐश हो गया A2R, क्लोरोफिल B2S, A2R B2S, 2 में है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। व्हाइट वॉशिंग C2P, C2P ये हो जाएगा, फिर D2, ओ सॉरी व्हाइट वॉशिंग वाला हमने रॉन्ग मैच कर दिया है, ये देखो, ठीक है जी, व्हाइट वॉशिंग हो गया अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये टूथपेस्ट वाला। तो क्या क्या कर दिया हमने कंबाइन, A2 अपना हो गया R, B2 अपना हो गया S, वो तो आप कर ही लोगे मैच, C2 अपना हो गया Q, तो दैट मीन्स ऑप्शन B इज करेक्ट। C2Q है ना, उसमें C2P दिया हुआ है, ठीक है। C2 अपने पास क्या आना चाहिए,
क्यू आना चाहिए। वैसे आप मैंने सामने लिख भी दिए हैं, तो यू कैन जस्ट चेक आउट द करेक्ट ऑप्शन। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चंस में तो कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसकी ऑप्शंस किसी तरीके से भी हो सकती थी। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ Fe2 प्लस आयंस इन द Fe 0.93O। बेटा देखो, ये है अपने पास सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन, और ये है एक आपके पास नॉन स्टोक्योमेट्रिक सॉलिड। नॉन स्टोक्योमेट्रिक सॉलिड्स क्या होते हैं, जिसमें जो उनका केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली उसी रेशियो में आयंस प्रेजेंट नहीं होते। अब देखो, अब इसमें क्या होगा, कुछ F1:1 नहीं है फॉर्मूला। देखो Fe2 प्लस और Fe3 प्लस होगा कुछ, ठीक है ना। अब वो कह रहा है परसेंटेज ऑफ Fe2 प्लस निकालो। हम क्या करते हैं, हम ये सपोज कर लेते हैं कि Fe2 प्लस हमारे पास क्या है, Fe2 प्लस x है, तो Fe3 प्लस कितना आ जाएगा, 0.93 माइनस एक्स आ जाएगा। यस और नो? टोटल हमारे पास 0.93 है, तो अगर Fe2 प्लस इज x, Fe3 प्लस इज 0.93 माइनस एक्स। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद देखो हम चार्ज न्यूट्रलिटी लगा सकते हैं। किसी भी आपके पास आयनिक कंपाउंड में जितना कैटायन होगा, जितना कैटायन पे चार्ज है उतना ही एनायन पे होगा, मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे। अब देखो Fe2 प्लस पे कितना चार्ज है, +2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय x हो गया। Fe3 प्लस पे 3, 0.93 माइनस एक्स, और टोटल चार्ज कितना है बेटा, टोटल चार्ज हमारे पास 2। ये मैंने किसका चार्ज लिया है, ऑक्सीजन का। ये मैंने किसके चार्ज लिए हैं, दोनों। ये मेरे पास टोटल कैटायन का चार्ज है, और ये मेरे पास क्या है, एनायन का चार्ज है। दिस इज द चार्ज ऑफ द एनायन। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। 2x प्लस 3 3 9, 9 3 27 माइनस 3x इज इक्वल टू 2। बाकी तो मैथमेटिक्स है इसमें। अब देखो क्या आ जाएगा, दिस इज माइनस ऑफ x, दिस इज 2 माइनस 2.79, तो दिस इज माइनस ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 0.79, तो x आ गया आपका 0.79। तो ये x निकाल लिया हमने। x क्या था बेटा हमारे पास, x हमारे पास था Fe2 प्लस, ठीक है। Fe2 प्लस ये तो पूछा हुआ उसका परसेंटेज, तो परसेंटेज ऑफ Fe2 प्लस यानी कि परसेंटेज ऑफ x कितना आ गया, कितना दिया था हमारे पास, 0.79 हमने कैलकुलेट किया। टोटल कितना है बेटा, 0.93, और इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट द कैलकुलेशन ऑफ की Fe2 प्लस आपके पास कितना था। Fe2 प्लस इसकी कैलकुलेशन आती है 85%, तो 85% आपके पास क्या था, Fe2 प्लस, और बाकी फिर कितना बचा होगा, 15% वुड बी द Fe3 प्लस। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व सच टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। इसमें हमें बस चार्ज न्यूट्रलिटी लगाना था, रेस्ट एवरीथिंग वाज इजी। Now in the question number 11, he is asking about the spontaneity. Following reactions are given and data given है इसमें, और आपको बताना है how many of the above reactions are non-spontaneous under the given conditions. Okay, कितने non-spontaneous हैं under the given conditions. तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप, देखो स्पॉन्टेनिटी के लिए क्या चेक करते हैं हम, स्पॉन्टेनिटी के लिए हम यूज करते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। देखो बेटा, डेल्टा एच फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग स्पॉन्टेनियस कौन से होते हैं, जिसमें डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव, ओके। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग एंट्रोपी से जो रिएक्शंस एक्सप्लेन होते हैं वो हैं डेल्टा एस पॉजिटिव, जिसमें एंट्रोपी बढ़ती है। तो इसको हम बोलेंगे कि दीज आर द टू फेवरेबल्स, ये दोनों क्या हैं, फेवरेबल हैं, ठीक है। अगर दोनों फेवरेबल हैं, मतलब आपके रिएक्शंस अगर एंथैल्पी से भी एक्सप्लेन हो रहे हैं और एंट्रोपी के हिसाब से भी स्पॉन्टेनियस है, तो रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस ही होगा। तो पहले तो इस क्वेश्चन को करे बगैर ही आप इसमें देख सकते थे, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है तो इसमें टेम्परेचर कोई भी हो, एनी ऑफ द टेम्परेचर वुड बी देयर, तो आपका रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा एच नेगेटिव इसमें भी है, इसमें भी है, और डेल्टा एस पॉजिटिव इसमें है, तो ये ऑप्शन तो कभी भी नहीं हो सकता।
गॉट इट और नॉट? कैसे किया मैंने? इफ द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस फ्रॉम द फर्स्ट लॉ, उसमें डेल्टा एच नेगेटिव है वो भी फेवरेबल है, एंड डेल्टा एस पॉजिटिव है, दैट इज ऑल्सो फेवरेबल। तो इन दैट कंडीशंस दोनों फेवरेबल है तो रिएक्शन तो फेवरेबल ही होगा। और रिएक्शन फेवरेबल कब होता है? ओवरऑल मेजर हम कैसे चेक करते हैं? डेल्टा एच से। डेल्टा एच उसमें क्या होगा? नेगेटिव होगा। और डेल्टा जी उसमें क्या होगा? नेगेटिव। डेल्टा जी क्या है? गिव्स हेल्महोल्ट्ज एनर्जी। ओके, तो ये नेगेटिव होगा, तो डेल्टा जी का आंसर इसमें नेगेटिव ही आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन कांट बी देयर। अच्छा, अब इसके अपोजिट अगर मैं लूं, मैं ऐसे भी तो बोल सकती हूँ ना कि अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है यानी कि नॉट फेवरेबल है, और डेल्टा एस नेगेटिव है यानी कि नॉट फेवरेबल है, तो आपके पास मतलब फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो इस केस में भी एनी ऑफ द टेम्परेचर कैन बी देयर, डेल्टा जी वुड बी पॉजिटिव। हियर इट इज नॉट स्पॉन्टेनियस, या आप इसको नॉन स्पॉन्टेनियस बोल सकते हो। एंड हेयर, अच्छा वो वाला हो गया आपका, डेल्टा जी नेगेटिव था ना, सॉरी, ये स्पॉन्टेनियस हो गया और ये आपका क्या हो गया? नॉट फेवरेबल। तो इस हिसाब से आप चेक कर सकते हो बस इसमें। देखो फर्स्ट वाले ऑप्शन में दोनों फेवरेबल आपके पास हैं, दिस इज द फेवरेबल, दिस इज द फेवरेबल, तो रिएक्शन फेवरेबल होगा। हमें चाहिए नॉन स्पॉन्टेनियस, हमने छोड़ दिया। आप देखो ऑपोजिट वाला केस हमने क्या लिया है? डेल्टा एच इज पॉजिटिव, नॉट एट ऑल फेवरेबल, एंड डेल्टा एस इज नॉट फेवरेबल। तो ये वाला रिएक्शन हमेशा क्या रहा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। करके भी देख लो। डेल्टा एच कितना था? 30 किलो जूल, ये किलो जूल में है, ये जूल में है, तो ये हो जाएगा 30,000 माइनस टी 300, और डेल्टा एस कितना दिया हुआ था? माइनस ऑफ 50। तो नजर आ ही रहा है बेटे, ये आपको बिना करे भी आप कर सकते हो ये। तो ये आंसर क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0, तो दैट मीन्स दिस इज अ नॉट स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, तो ये तो होगा। रेस्ट आपके पास दो केसेस हैं, उनको भी एक बार चेक कर लो। ऑप्शन नंबर सी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसमें ये 30,000 हो गया, माइनस टी है 300, मल्टीप्लाइड बाय प्लस में है ये 500, तो दिस इज 30,000 माइनस 15, तो ये तो भाई आपके पास आंसर आएगा नेगेटिव, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, सिमिलरली लेट्स चेक आउट फॉर द अनदर। दोनों के दोनों आपके पास नेगेटिव है। डेल्टा एच इज, लेट्स ऐड, डेल्टा एच इज माइनस 30 और डेल्टा एस इज माइनस 1500, माइनस 1500। ये था बेटा किलो जूल में, और ये आपके पास है जूल में। तो डेल्टा जी चेक कर लेते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो ये हो गया माइनस 30,000 माइनस टेम्परेचर 300 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ 1500, तो माइनस ऑफ 30,000 प्लस 45, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? ये भी आंसर आपका क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ओके, दैट इज अ 30,000 and 1500 joule. Let's first check out the data. Yes, this is 1500 joule and this is 30. ठीक है जी, कैलकुलेशन देख लो एक बार। 30,000 हो गया और 1500 हो गया, 45 4 zeros. Yes, of course this is positive. तो कितने हो गए आपके पास? How many of the above reactions are non-spontaneous? So these are the 2. Answer is 2. Let's move ahead. Now in the question number 12 बायोमोलिक्यूल से था। देखो बेटा ये क्वेश्चन उसने पूछा है परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन इन द यूरासिल इज, और सबसे अच्छी बात है कि आपको स्ट्रक्चर भी बना के दी हुई है, वेरी इजी। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लो, 1 2 3 4, 4 कार्बन है बेटा, नाइट्रोजन 1 2, 2 नाइट्रोजन आर देयर, ऑक्सीजन O2, यस, हाइड्रोजन कितने होंगे? 1 2 3 एंड 4,
तो कितने हाइड्रोजन हो गए आपके पास? 4। लेट्स चेक इट आउट वंस अगेन। 1 2 3 4 कार्बन, ओके, 2 नाइट्रोजन, ओके, एंड 2 ऑक्सीजन, यस ऑफ कोर्स 2 ऑक्सीजन, 1 2 3 4, यस करेक्ट। अब इसका आप कैलकुलेट कर लो। 4 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 28, 2 इंटू 16 प्लस 4 48 प्लस 2 इंटू 14 आएगा, यहाँ पे 2 हो गया हमारे पास नाइट्रोजन, 28 प्लस 32 प्लस 4, ये आ गया कुछ 112। अब हमें क्या पूछा हुआ है? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द परसेंट ऑफ नाइट्रोजन बेटा? ठीक है, परसेंटेज वेट ऑफ नाइट्रोजन के लिए देखो कितने नाइट्रोजन है अपने पास? 2 है, तो 2 इंटू 14 हो गया, डिवाइडेड बाय 112 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो दिस इज 28 डिवाइडेड बाय 112 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये तो सीधा ही कैंसल आउट हो गया आपका। तो द आंसर इज 25%. Okay, so this was a easy one. Now is a question number 13. In the question number 13, beta, he is asking for which of the following oxo acids can reduce the silver nitrate. पहले तो इस क्वेश्चन में हमें देखना कैसे होता है कि कौन सा ऑक्सो एसिड रिड्यूस कोई कब करेगा सिल्वर नाइट्रेट को। देखो कौन सा ऑक्सो एसिड आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा, फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स आपके पास दिए हुए हैं, जिसके पास होगा पीएच बॉन्ड, ओके, वो रिड्यूस करेगा सिल्वर नाइट्रेट को। अब वन बाय वन लेट्स चेक इट आउट द स्ट्रक्चर। पहला ए क्या दिया हुआ था आपके पास? HPO3N। हम इसकी पहले N1 लेके स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में भी बताया है, जितना हो सके मॉलिक्यूल को दो बराबर हिस्सों में बांट दो, डिवाइडेड इक्वली, ओके, and then try to make the structure symmetrical structure. Now this is P. One oxygen I am going to combine with the hydrogen. So this is OH. How many oxygens are left? 2. 2, 4 and 1, 5. Okay. तो इसमें कोई भी POH, PH, POH तो है, PH नहीं है, तो A cannot be the answer. B देखो H4P2O7. अब आपने देखा here it is having the 2 phosphorus atom and the odd number of the oxygen. So whenever the 2 phosphorus atoms are there and the odd number of oxygen is there, तो आपको एक POP बॉन्ड बनाना होता है बेटा. This is POP. अब बाकी इक्वली डिवाइड कर दो. यहाँ पे कितने ऑक्सीजन बचे? 6 और 4 आपके पास क्या है? हाइड्रोजन. तो यानी कि 4 OH ग्रुप्स वुड बी देयर, 2 ऑन ईच साइड. अब देखो हाइड्रोजन कवर अप 1 2 3 4, yes, phosphorus yes 2, and the oxygen 1 2 3 4 5 6 and 7. इसमें भी you people can see the 4 POH bonds are there but no PH bond, so that means B cannot be the option. अब देखते हैं C वाला केस. C में क्या है हमारे पास? This is H4P2O5. Let's check this out. Beta, in the H4P2O5, फिर odd number of oxygen, POP. Now, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम 4 हाइड्रोजन एटम्स आर देयर एंड द 4 ऑक्सीजन आर लेफ्ट, तो POH बॉन्ड बना देते हैं. बनाइए, बिल्कुल बनाइए. बट आपने एक बात नोट करी, यहां पे फॉस्फोरस की कितनी वैलेंसी है? 3. ठीक है. अब फॉस्फोरस कैन एक्सटेंड इट्स वैलेंसी अप टू 5. कब कर सकता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ. तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. अब ऑक्सीजन के पास क्या पड़ा है जी? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और फॉस्फोरस के पास क्या है? एम्प्टी 3d ऑर्बिटल. तो ये क्या होता है? ये यहाँ पे शिफ्ट होता है और फॉस्फोरस किसको पकड़ लेता है? H को. तो इसकी जो स्ट्रक्चर हम लिखते हैं वो कौन सी लिखते हैं? जिसमें हमारे पास क्या बना होता है? POH डबल बॉन्ड PO एंड PH. ओके. अच्छा, एक POH नहीं रहेगा, इसको हम थोड़ा ऊपर बना लेते हैं इस वाली स्पेस पे. ठीक है. देखो POH तो एक हट जाएगा ना, क्योंकि ये P डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो रहा है. तो ये कैसे बनेगा बेटा? P
एक OH ये है, ये वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में, तो ये डबल बॉन्ड और एक P के साथ H, तो दिस इज OH, दिस इज डबल बॉन्ड, दिस की H। एक बार फिर से देख लो क्या किया मैंने। phosphorus can extend its valency up to 5 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। तो ऑक्सीजन था, इट इज हैविंग द अवेलेबिलिटी ऑफ Lp, इसके पास Mt3d है, तो ये यहाँ पे पाई बॉन्ड बना लेगा, P का H का बॉन्ड बन जाएगा P के H के साथ, PH PH दो बॉन्ड बन गए, और OH किस में कन्वर्ट हो गया, एक बॉन्ड डबल बॉन्ड O में। 1 2 3 4 5 5 बॉन्ड्स आर देयर। ओके, तो अब इस स्ट्रक्चर में यू पीपल कैन सी देयर आर द 2 pH बॉन्ड्स। 2 pH बॉन्ड मींस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये रिड्यूस कर दे, तो दिस इज आंसर। अब हमारे पास H3PO4 बचता है, दिस इज B एंड दिस इज C। H3PO4 तो बहुत इजीली आप इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे, फॉस्फोरस 1 OH 2 OH 3 OH एंड देन इज अ डबल बॉन्ड O। तो क्या आ गया अपने पास बेटा, अपने पास आ गया इसमें 3 OH बॉन्ड P के साथ, तो दैट मींस इट कैन नॉट बी। तो ये स्ट्रक्चर्स बस आपको बनानी आनी चाहिए, अदरवाइज द क्वेश्चन वाज इजी। ओके, द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, हियर सम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर गिवन। देखो क्या पहली स्ट्रक्चर दे रखी है, फर्स्ट स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे बनाया हुआ है, here it is NH2, here it is positive charge, this here it is negative charge H and double bond O। ये स्ट्रक्चर A है, स्ट्रक्चर B में ऐसे है, यस डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे भी, यहाँ पे दिया हुआ है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे NH2 and the C option is beta, what is given in the C option, this framework same, this H। जब आप किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी देखते हो तो क्या क्या पॉइंट्स दिमाग में आते हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, while drawing the resonating structure क्या ध्यान रखते हैं हम कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पे नेगेटिव चार्ज जाना चाहिए while you are moving the electrons, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव जाना चाहिए। जितने आपके चार्जेस लाइक चार्जेस पास है वो कम स्टेबल होंगे। तो सबसे पहले आपका ध्यान जिस स्ट्रक्चर पे गया होगा, स्ट्रक्चर नंबर C देखो, स्ट्रक्चर नंबर C में C और O के बीच में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, वेरी लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है ये, लेस स्टेबल। तो इन आउट ऑफ ऑल थ्री दिस इज अ लीस्ट स्टेबल, तो C मिनिमम 2 में था, तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो सकती। अब बाकी अपनी 2 स्ट्रक्चर्स देख लो A एंड B, उसमें भी उसने काम करवाया आपसे। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे होती है, यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये यहाँ पे जा रहे हैं NB नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला डिलोकलाइजेशन देखो, इस वाले केस में ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पे क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉन इधर डिलोकलाइजेशन में जा सकते हैं, मेरे को NB नेगेटिव को लेके जाना था तो मैंने इधर मूव करवा दिया, बट यहाँ पे पॉजिटिव और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ पे चेक किया आपने, हियर इट इज हैविंग द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द एडजेसेंट, यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, तो इस वाले केस में आपका चार्ज अगर ऐसे मूव भी कर रहा है बट इट इज बीइंग यू कैन से डीस्टेबलाइज विद द लॉन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन, जबकि यहाँ पे क्या है, ये इस मैनर से भी स्टेबलाइज हो रहा है। तो इसका मतलब है भी A और B में से कौन जीता फिर, A, यस ऑफ कोर्स। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी A, देन B, देन C। ओके, एक बार फिर से देख लो इसको, C वाली में क्या था, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस था, ठीक है, तो ये कम स्टेबल होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, हियर इट इज हैविंग द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके साथ ही नेगेटिव है, यहाँ पे रिपल्शन फैक्टर होगा, एडजेसेंट पोजीशंस पे आपके पास सेम चार्जेस हैं। ओके, तो द ऑर्डर विल बी A, B and C and the correct option would be option number A. Okay, let's check out with the question number 15. Consider the following reactions. इसमें क्या दिया हुआ है बेटा आपके पास, OH and the CH2OH, ओके, एंड द HBr, ये है पहला आपके पास रिएक्शन, इसमें बोला हुआ P ढूंढो मेजर प्रोडक्ट क्या है,
क्या होगा जी इसमें मेजर प्रोडक्ट? देखो, जब सबसे पहले आपको क्या करना होता है रिएक्शन में, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ढूंढो, देखो कहां से इलेक्ट्रॉन्स का अटैक हो सकता है। यहाँ पे तो आपको पता है जी। अब यहाँ पे आपने देखा जब OH बॉन्ड या हेलोजन या कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसके पास LP है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बेंजीन के साथ ऐसे अटैच है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ड्यू टू द रेजोनेंस इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा, तो आप इसको तो लीव करवाना कभी भी नहीं सोचोगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचता है, वी आर हैविंग द CH2OH, ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे किसका अटैक होगा, पहले H का, फ्रॉम द HBr, तो अपने पास क्या बन जाएगा, जैसे ये मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बना दिया था, बाकी आपको पता ही है कि देयर इज अ रेजोनेंस, CH2OH2 प्लस। ठीक है, इसमें क्या होगा, वाटर गुड लिविंग ग्रुप है, वाटर लीव करेगा, जब वाटर लीव करेगा तो यहाँ पे किसका अटैक हो जाएगा, Br का, तो अपने पास क्या बना, दिस इज OH और CH2Br, तो दिस वाज आर P। ओके जी, तो ये हो जाएगा आपका P। नाउ लेट्स चेक अबाउट द नेक्स्ट। नेक्स्ट में अगेन सेम काइंड की सिचुएशन है, ये नहीं जाएगा आपके पास, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे वी आर हैविंग द OCH3, H का अटैक होगा और आपके पास H लग जाएगा, CH3Br माइनस हो जाएगा, तो माइनस ऑफ CH3Br वुड बी देयर, और आपके पास बन जाएगा दिस इज OH एंड OH। तो दिस वाज अ आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 50. Now in the question number 18, this is a question number 18. In the question number 18 आपको रिएक्टेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में बेटर है पहले तो रिएजेंट पता होना चाहिए बेटा आपको। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, द वन वे टू सॉल्व द क्वेश्चन इज, आपको एक एक ऑप्शन को लेके चलना पड़ेगा, इन रिएजेंट को अप्लाई करना पड़ेगा, देन यू कैन अराइव एट द रिजल्ट। द सेकेंड वे इज कि आप क्या कर सकते हो, इस बैक कैलकुलेशन करो, बैक से जाके आप रिएक्टेंट कैलकुलेट करो। देखो ये वाला आपके पास प्रोडक्ट है, ठीक है, अब देखो अगर आपके पास ये प्रोडक्ट है तो इसमें हाइड्रोलिसिस किया हुआ है, हीट किया हुआ है, तो अगर हाइड्रोलिसिस हुआ है तो इसका मतलब है पहले क्या रहा होगा, यहाँ पे OH होगा और यहाँ पे भी आपके पास कुछ ऐसे रहा होगा ये। ठीक है, तो इसको बनाई कैसे रहा होगा, दिस दिस दिस, एक CH3 ये, ठीक है जी, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा ना यहाँ से, तो क्या बना होगा यहाँ पे, HOH दे दिया इनको, तो ये कुछ ऐसा, एक CH3 यहाँ है, एक CH3 यहाँ हो गया, एक हो गया आपके पास OH, और यहाँ पे आ गया होगा OH, और यहाँ पे COOH। अब देखो KCN है, तो इसका मतलब है ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आया होगा वो कैसे आया होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आया होगा इसमें KCN से ट्रीट करने के बाद, तो अर्लियर यहाँ पे क्या रहा होगा, साइनाइड रहा होगा। ओके, तो लेट्स प्लेस द साइनाइड हियर। अब साइनाइड के बाद उसने, देखो बाकी आपको थोड़ा बहुत हिंट एस्टिमेशन लेना होता है आपकी ऑप्शन से भी। अब साइनाइड से पहले कुछ रहा होगा, ठीक है, तभी उसने KCN के साथ ट्रीट करके उसको किया होगा कन्वर्ट KCN में। अब ऑप्शन में क्या है आपके पास, Br गिवन है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं यहाँ पे पहले रहा होगा Br, देयर वुड बी द Br हेयर, और उसके बाद है PCC। PCC ने क्या किया होगा, उसने कीटोन में कन्वर्ट, ये वाला जो आपके पास सेकेंडरी दिया हुआ था अल्कोहल, तो यहाँ पे क्या आया होगा, वैसे भी दो OH थे, आप उससे भी क्वेश्चन कर सकते हो, ये CH3 था और यहाँ पे एक OH लगाया हुआ था और एक OH लगाया हुआ था, तो वाटर रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे कौन सा ग्रुप बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा आपके पास CH3 और डबल बॉन्ड O, दिस CH3, दिस Br। ठीक है जी। अब कीटोन है तो पहले क्या रहा होगा, PCC से पहले अल्कोहल रहा होगा, तो इसका मतलब है आपका करेक्ट ऑप्शन क्या गया होगा, दैट वाज ऑप्शन नंबर 1, CH3 वाज देयर। ओके, दो CH3 हैं तो हमें यहाँ पे एक CH3 और एक और लगाना पड़ेगा, एक और लगाना पड़ेगा, रेस्ट एवरीथिंग इज दिस वाज ऑप्शन,
तो इसका मतलब है इसके बाद रहा होगा CH3, this Br and this OH. Okay, so that means the correct option was option number 1. Now the question number 19. In the question number 19, you have to just match the both columns. एल्यूमिनियम, देखो जी एल्यूमिनियम की कैसे करते हैं हम एक्सट्रैक्शन. एल्यूमिनियम इज फ्रॉम द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द बॉक्साइड और दैट मीन्स A to 1. वैसे तो इससे भी आपका आंसर हो जाता, बट चलो. आयरन इज अ ब्लास्ट फर्नेस B to 3. सिलिकॉन इज द जोन रिफाइनिंग C to 4 and D is a copper reverberatory furnace. Okay, so what is the correct option? That is option number 1. Let's move ahead. Now the question number 20. In the question number 20, he is asking for 5 gram of the sodium hydroxide is dissolved in the water to get the 450 ml of solution. What volume of the solution is required to prepare the 500 ml of 0.1 molar NaOH? तो पहले तो बेटा आप कंसंट्रेशन निकाल लो इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड की. कैसे निकालेंगे? गिवन वेट इज 5, मॉलिक्यूलर वेट इज 40, डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम इज 450 ml में है, तो यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाइड विद द 1000. तो दिस इज 5/40 मल्टीप्लाइड बाय 450 एंड देन इज अ 1000. ये कितना आ जाएगा आपके पास? जीरोस, ये आ गया आपके पास 5/18. ये आपने मोलैरिटी कैलकुलेट कर ली किसकी? NaOH की. अब वो कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द 500 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH. तो बेटा जब आपके पास नंबर ऑफ मोल सेम रहते हैं और आपको वो पूछ रहा है कितना वॉल्यूम इसका रिक्वायर्ड होगा, तो व्हाट यू विल अप्लाई? यू विल अप्लाई द मोलैरिटी इक्वेशन. M1V1 इज इक्वल टू M2V2. कितना है आपके पास इसका मोलैरिटी? 5/18. वॉल्यूम आपको इसका कैलकुलेट करना है. M2 इज 0.1. ओके, एंड कितना सोल्यूशन चाहिए? व्हाट वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड टू 500 ml. तो दिस इज 500 ml. तो हाउ यू विल कैलकुलेट V1? तो दिस इज 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 500. दिस इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 18. कैलकुलेशन भी बहुत इजी दे रखा था उसने. ठीक है, तो दिस विल कम्स आउट टू बी 10 will get cancelled with 10, 180 ml. Okay, so this was a question number 20. In the question number 21, what he is asking, beta? He is asking if the primary valency of the central metal ion in the complex. Complex क्या देख रखा है अपने पास? Very easy complex जो इतनी बार हम देख चुके हैं वर्नर्स थ्योरी में. कॉम्प्लेक्स दे रखा है CO NH35Cl and the Cl2. वो कह रहे हैं इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी है बेटा, व्हाट इज द प्राइमरी वैलेंसी? द प्राइमरी वैलेंसी इज N. X है यहाँ पे क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है ना X + Y कैलकुलेट करो, तो लेट्स यूज X. एंड द सेकेंडरी वैलेंसी इज Y. ओके, तो दिस इज वेरी इजी. प्राइमरी वैलेंसी क्या रिप्रेजेंट करता है? द प्राइमरी वैलेंसी इज रिप्रेजेंटिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे? -2. दिस इज +2. तो दैट मीन्स व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर? +3. +3 - 1 इज +2. ओके, तो आपके पास X कितना आ गया? विच इज द प्राइमरी वैलेंसी? प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू 3. एंड व्हाट अबाउट द सेकेंडरी वैलेंसी? सेकेंडरी वैलेंसी जो मेटल के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, विच आर प्रेजेंट एज अ लिगेंड इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. 5 + 1 6. अब देखो वहां 1Cl यहाँ पे दोनों रोल प्ले कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी को भी. एंड ही इज आस्किंग फॉर X + Y. X + Y इज इक्वल टू 3 + 6 विच इज इक्वल टू 9. ओके, so this was a question from the coordination compound. Okay, so these are the questions that are with us from the 24th shift 1 paper. Hope students you have learned the concepts. और जिन बच्चों ने अभी नेक्स्ट एग्जाम के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि हमने ये वाले एग्जाम में कहाँ पे मिस्टेक करी है या जो सही किया है. तो उसके साथ भी मैंने आई हैव जस्ट ट्राइड बेटा कि अगर कोई क्वेश्चन आया है तो उसका कैसा आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है
उस पर भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर ले। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन लर्निंग, बाय बाय।